नमस्कार बच्चों, देखो एक बार फिर आपका जो संभव ऑनलाइन क्लासेस है उसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। टाइम ख़राब किए बिना कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, लेकिन आपको पता है, आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने दो फ्रेंड सर्किल के जो बच्चे हैं उनको भी आपको इसको ट्रांसफ़र करना है। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। जो 15th जो चैप्टर चल रहा था पृथ्वी की संरचना, उसके अंतर्गत मैंने आपको जो पृथ्वी की जो संरचना है उसकी जो बनावट है कि पृथ्वी जो है वो कैसे बनी उसकी बनावट में समझा रहा था। और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की बनावट के अंदर उसको 3 परतों के अंदर मैंने बांटा था। ठीक है, तो देखो ये आपके हो चुका है कि पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 भागों से मैंने समझाई थी, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था और अब आगे का जो है वो मैं समझाऊंगा। तो देखो क्रस्ट वाला जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है कि पृथ्वी की जो पहली जो परत है जो दृढ़ है, कठोर है या फिर चट्टानों से युक्त है वो कहलाती है क्रस्ट, जिसके अंदर आपको लगभग 29 विवर्तनिक जो प्लेट है या टेक्टोनिक प्लेट है वो आपको मिली थी और इसको दृढ़ भाग बोला गया है, जिसको हम भूपर्पटी या भूपटल भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे वाली जो है वो लेते हैं। दूसरी जो लेयर है वो होती है मेंटल। ठीक है, देखो ये भी मैंने बता दिया कि जो क्रस्ट जो है वो उसकी जो गति है, पहले वो गतिशील थी, उसकी जो गति है या खिसकने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, बिल्कुल कम हो चुकी है। और हमारे जो नाखून बढ़ते हैं उन नाखूनों की जो गति है उसके अनुसार ही उसके अंदर खिसकने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। अब दूसरी जो लेयर है वो है मेंटल। तो देखो मेंटल वाला जो पार्ट है वो हमारी पृथ्वी की दूसरी परत है और वो जो भाग है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। मैंने डायग्राम में आपको बताया था, डायग्राम आप देख चुके हो, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। देखो ये रहा ये वाला जो भाग है आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है और ये रेड कलर में इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो भाग है वो तप्तशील भाग है, द्रवित भाग है, यानी कि यहाँ पे जो है वो चट्टानें जो मिलेगी आपको वो पिघली हुई चट्टानों के रूप में मिलेगी। और आगे का जो पार्ट है वो जब आप ज्वालामुखी वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये मेंटल वाला जो भाग होता है यहीं से जो ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो बाहर निकल के आता है। तो ये मेंटल वाली जो परत है वो सबसे बड़ी परत होती है और इस परत के अंदर क्या होता है कि जो पिघली हुई जो चट्टानें होती है, इस परत में क्या होती है, जो पिघली हुई चट्टानें होती है वो होती है और इस भाग का जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो देखो सबसे मोटी व गर्म पिघली चट्टानों से निर्मित होती है और इस भाग के अंदर जो पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो पृथ्वी की जो संरचना है नीचे आपको जो परतें दिखाई देती है वो जो परतें होती है उनको सिलिकेट चट्टानें कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आ भी सकता है आपके। सिलिकेट चट्टानें, और आपने नाम भी सुना होगा सिलिकेट का, और एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ होता है सिलिकेट। ठीक है, तो इस पदार्थ से बनी हुई चट्टानें हैं। तो जो मेंटल जो लेयर बनाती है उस मेंटल लेयर को बनाने वाली जो चट्टानें हैं उन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट चट्टानें। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सिलिकेट चट्टानें। तो ये जो सिलिकेट चट्टानें होती है ये गर्म पिघली हुई चट्टानें होती है, द्रव अवस्था में होती है और इतना ज़्यादा उसका तापमान रहता है कि इसका जो कलर होता है वो थोड़ा रेड कलर में से दिखाई देता है। और इन जो सिलिकेट जो चट्टानें होती है इन चट्टानों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट भी है ध्यान रखना, इन सिलिकेट चट्टानों के अंदर 2 प्रकार के जो पदार्थ है उनकी सबसे ज़्यादा उपस्थिति मिलती है। तो इन सिलिकेट चट्टानों के अंदर क्या होता है, एक तो आयरन और एक मैग्नीशियम। आयरन और मैग्नीशियम जो है वो प्रचुर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं मेंटल वाले भाग के अंदर। और ये जो आयरन और मैग्नीशियम से बनी हुई जो चट्टानें हैं या इन पदार्थों से बनी हुई जो चट्टानें, इनको हम क्या बोलते हैं, सिलिकेट चट्टानें। और वो एक प्रकार से क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। ये वाली जो चीज है वो आपके काम में आएगी क्योंकि जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस ज्वालामुखी विस्फोट के अंदर जो मैग्मा या फिर जो लावा हम कहते हैं वो निकलता है, वो इन्हीं चट्टानों से निकलता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो चट्टानें होती है वो गर्म होती है, बहुत ज्यादा पिघली हुई होती है। ठीक है, तो पिघली हुई होती है तो क्या होता है कि इनके अंदर गति पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, गति होती रहती है क्योंकि जो पिघला हुआ जो पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, वो क्या होगा, गतिशील रहेगा। दूसरी बात है कि
ये जो भाग है, इस भाग के ठंडे होने के प्रमाण भी मिले। धीरे धीरे जो ये भाग है ये ठंडा होता जा रहा है, और इसलिए क्योंकि इस भाग से क्या होता है, ये ज्यादा गर्म है, तो इस भाग से क्या बुलबुले उठते रहते हैं, और बुलबुले यानी उठने का मतलब क्या है कि उसकी जो ऊष्मा है वो क्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस भूभाग में क्या होता है, ये द्रवित भाग है और बहुत ही ज्यादा गर्म है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इस भाग के अंदर क्या होते हैं, हमेशा बुलबुले उठते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पृथ्वी की ऐसी कौन सी परत है जिसमें द्रव भाग अधिक होता है और द्रव भाग से बुलबुले उठते रहते हैं। तो ये है कि ये जो भाग है ये बुलबुले युक्त है और इनके अंदर गति पाई जाती है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि जो द्रव भाग होता है वो इस तरीके से फ्लो करेगा, तो वो उसका जो वो है ऊपर नीचे होती रहेगी। कैसे? क्योंकि ये जो द्रवित भाग है इसके जस्ट ऊपर क्या है, चट्टानी भाग, जिसको हमने क्रस्ट बोला था, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे इनके अंदर फ्लो होगा, ये द्रवित भाग जो है वो क्या होगा, मूवमेंट करेगा, तो उसके ऊपर जो क्रस्ट वाले जो भाग की जो चट्टाने हैं वो भी क्या करेगी, गतिशील रहेगी, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है, गतिशील रहती है, और इनके अंदर क्या होती है, गति होती रहती है, और ये जो भाग है वो ऊपर नीचे उड़ता रहता है। तो ये था हमारा मेंटल वाला पार्ट, ठीक है। आगे देखो, तीसरा हम भाग पढ़ेंगे, बहुत इजी है। तीसरा जो भाग है जिसको हमने बोला था क्रोड या फिर कोर, ठीक है, कोर कह दो या फिर इसको हम क्रोड कहते हैं, ये इंपोर्टेंट भी है। देखो इस भाग को पढ़ते हैं, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला जो भाग है पृथ्वी का। तो इस भाग के बारे में मैं क्या बताऊंगा आपको कि सबसे ज्यादा गहराई में स्थित भाग, यानी कि सबसे ज्यादा जो गहराई होती है वो इस भाग की होती है। और आपने देखा भी होगा कि जो क्रोड वाला जो भाग है उसका मैंने जब डायग्राम बनाया था आपके सामने, तो उस डायग्राम के अंदर मैंने इसको दो भागों में बांटा था, ठीक है। जैसे इधर देखो, जैसे मान लो मैं गोलाकार भाग के अंदर इस तरीके से मैं इसका डायग्राम बनाऊं, जैसे ये वाला जो भाग है वो हो गया क्रस्ट, और इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो हो गया मेंटल, और मेंटल के बाद में ये वाला जो भाग है, मान लो ये वाला, ठीक है, ये वाला जो भाग है वो हो गया कौन सा, कोर या क्रोड। इसको मैंने कोर या क्रोड बोला, ये वाला भाग जो सबसे नीचे गहराई के अंदर स्थित होता है। और उसके अलावा यहाँ पे इस जगह में एक चीज और बना रहा हूँ, ये वाला भाग देखो, ये वाला, और ये वाला जो भाग है ये भी क्रोड है, लेकिन इसको हम बोलते हैं आंतरिक क्रोड, क्योंकि क्रोड को दो भागों में बांटा गया है। अब देखो सबसे बड़ी बात देखो क्या होता है कि ये वो भाग है जहां सर्वाधिक तापमान रहता है। सबसे ज्यादा जो तापमान है वो क्रोड का है, सर्वाधिक तापमान वाला भाग क्रोड ही है। देखो इसके पीछे रीजन क्या है मैं बता दूं कि सर्वाधिक जो तापमान है वो इस भाग का क्यों रहता है, क्योंकि जब पृथ्वी बनी तो बनते समय क्या होता है कि गर्म गैस का गोला थी, बिल्कुल गर्म जो भी पार्ट था, जो टुकड़ा टूटा था और जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, वो जो भाग है वो बहुत ज्यादा तप्तशील था। तो तप्तशील होने के बाद में क्या हुआ कि ऊपर के भाग के अंदर जो चट्टाने हैं या फिर जो दृढ़ पदार्थ है वो जमा हो गया, लेकिन जैसे जैसे नीचे हमने देखा गहराई के अंदर वो चीज रहेगी, एक उष्मा, जो हम कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, तो उससे उष्मा निकलती है, जो उष्मा है वो अंदर गहराई के अंदर रह गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऊष्मा जो होती है उसका जो तापमान होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो तापमान है बहुत ज्यादा है, और सर्वाधिक तापमान लगभग ऐसा माना जाता है, लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो इस भाग का माना जाता है। तो ये कह सकता हूं मैं कि इस परत का जो निर्माण है वो कब हुआ होगा, पृथ्वी के बनते समय अंदर रही ऊष्मा के द्वारा इस भाग का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखो, अब क्या है कि जो ये क्रोड वाला या कोर वाला जो भाग है इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रोड है उसके अंदर भी अनियमितताएं मिलती है। तो मैं यहाँ पे इसके भाग बता रहा हूँ। जो क्रोड है उस क्रोड को दो भागों में किस तरीके से बांटा गया है। देखो, एक तो है इसके अंदर आंतरिक क्रोड, और एक भाग है इसके अंदर बाहरी क्रोड। डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे रहा है आपको, देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला, ये तो हो गया इसका बाहरी क्रोड, ठीक है, इसको मैं एक्सटर्नल क्रोड कह सकता हूं। और ये वाला जो है ये क्या हो गया, इंटरनल क्रोड, आंतरिक क्रोड, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर क्या समानताएं मिलती है, आपको देखने को मिलेगा कि जो आंतरिक क्रोड होता है इसको आगे लेता हूं, एक सेकंड, अगला वाला, ठीक है। देखो क्रोड के अंदर मैंने बोला एक तो होता है आंतरिक क्रोड और एक होता है बाह्य क्रोड, बाहरी क्रोड।
तो देखो क्या मिलेगा, क्या होता है कि जो आंतरिक क्रोड है वो आंतरिक क्रोड क्या है कि दृढ़ रूप में है। ठीक है, दृढ़ रूप में कैसे आपको मिलेगा कि जो बाहरी जो क्रोड है वो किसके संपर्क में है, वो है मैग्मा के संपर्क में या मेंटल के संपर्क में। ठीक है, तो मेंटल के संपर्क में ये है, तो वो जो मेंटल वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, द्रवित भाग होता है। तो ये तो क्या है कि द्रवित रूप में है, यानी कि आधा अधूरा ठोस आकृति में है, यानी पिघला हुआ, ज्यादातर उसके अंदर क्या मिलेगा, पिघला हुआ भाग मिलेगा। तो ये तो क्या है, अर्ध तरल कह सकते हैं, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं सॉरी, ये तो हो गया ये वाला पार्ट, सॉरी इसमें लिखता हूं ये वाला। ठीक है, जो आंतरिक जो भाग है वो तो क्या है, शुद्ध ठोस। ठीक है, शुद्ध ठोस रूप में, और ये है अर्ध तरल रूप में, अर्ध तरल रूप में। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो बाहरी भाग है वो सीधा मेंटल के संपर्क में रहता है, और ये वाला जो भाग है आंतरिक भाग है वो क्या है, नीचे की ओर है, बिल्कुल गहराई के अंदर है। ठीक है, तो देखो ये जो है शुद्ध ठोस रूप में है, और ऐसा माना जाता है कि इस भाग में, कई वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि इस भाग के अंदर जो सोना और जो प्लेटिनम है, इस भाग के अंदर सोना और प्लेटिनम का अपार भंडार है। यानी कि ये जो शुद्ध ठोस रूप के अंदर जो आंतरिक भाग आपको दिखाई देता है, इस भाग के अंदर क्या है, लोहे की जो मात्रा है वो ज्यादातर मानी जाती है। लेकिन उसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार इसके अंदर सोना और जो प्लेटिनम है वो पदार्थ भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक जिज्ञासा हो गई वैज्ञानिकों की, इस भाग के अंदर सोना और जो प्लेटिनम है उसकी अधिकता होती है, लेकिन 15 किलोमीटर की गहराई तक ही इसके अंदर छिद्र करना संभव हो सका, तो इतनी दूर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो बाहरी जो क्रोड है वो कैसा है, अर्ध तरल है। ओके, और तापमान भी इसका बहुत ज्यादा रहता है। तो इस भाग के अंदर ऐसा माना जाता है कि इस भाग के अंदर जो लोहा है वो और निकिल, ये जो दो धातुएं होती है, इन दोनों धातुओं की क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। तो ये चीज है कि जो आंतरिक भाग है उसके अंदर सोना और प्लेटिनम की अधिकता मिलती है, और जो बाहरी भाग होता है उसके अंदर लोहा और निकिल धातु की प्रचुरता मिलती है। तो ये है हमारा क्रोड वाला भाग, जिसका जो तापमान है बहुत ज्यादा रहता है। एक दूसरी बात देखो, जो क्रोड है वो बहुत ही ज्यादा गतिशील है, उसके अंदर गति होती रहती है। जो क्रोड वाला जो भाग होता है उसके अंदर लगातार गति चलती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जो गति है वो भी क्या हुई है, मंद बढ़ी है। अब देखो एक चीज समझो इसके अंदर, कि ये वाला जो भाग है वो गतिशील होता है, और इस गतिशील होने की वजह से इस भाग के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसी भाग के द्वारा उत्पन्न होता है, ये ऐसा माना जाता है। इंपॉर्टेंट भी है ये, देखो इसको समझने लायक चीज है कि जो पृथ्वी के अंदर जो क्रोड वाला जो भाग है, जो गहराई के अंदर धसा हुआ जो भाग है, उस भाग का तापमान एक तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और तापमान ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रेशर भी रहेगा। और दूसरी बात है कि इस भाग के अंदर क्या होती है, गति चलती रहती है, ये जो भाग है वो घूमता रहता है, और घूमने की वजह से क्या होता है कि इस भाग के द्वारा गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है या हमारे को आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वो इसके अंदर क्रिएट होती है। और ये कैसे होती है, एक चैप्टर आपके हटा दिया गया है विद्युत धारा वाला, उसके अंदर मैं समझा था आपको, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे दूं। तुमने देखा होगा कि जहां पे ये जो गुरुत्वाकर्षण वाली जो चुंबकीय जो शक्ति है, जिसको हम बोलते हैं चुंबक के द्वारा आकर्षित करना, जो चुंबकीय जो शक्ति होती है या किसी चीज को आकर्षित करने की जो शक्ति होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, लोहे के द्वारा। और लोहे के द्वारा कैसे होती है, यदि लोहा जो है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसमें क्या होता है कि लोहे युक्त मटेरियल है, तो इनके अंदर जब गति होती रहती है तो इनके अंदर क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोह पदार्थ होते हैं वो एज ए मैग्नेट की तरह कार्य करने लग जाते हैं। तो किसी भी वस्तु को आकर्षित करने की जो शक्ति है वो क्रोड वाले भाग से उत्पन्न होती है। तो ये था हमारा पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। ओके, अब देखो आगे का जो टॉपिक है, जो अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर, इसका अपने चैप्टर का, वो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे। अच्छा भी टॉपिक है। तो देखो अगला जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र, और इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आपको बोला भी था कि यहीं से क्वेश्चन आता है 15.3, ये लास्ट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र क्या होता है। बेसिक एक आइडिया देता हूं कि पृथ्वी बनी, ठीक है, आज हम पृथ्वी को जिस तरीके से देख रहे हैं वो पहले बहुत समय पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी। ठीक है, आज जो तुम
धरातल देख रहे हो, पठार, पर्वत, हिमालय, पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, घाटियां वगैरह, मैदान वगैरह, समतल जो भी है आप देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था पहले। जो पृथ्वी की जो संरचना थी बनते समय वो संरचना क्या थी, अलग थी। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही लंबे समय पहले जो आप आज यहाँ पे हिमालय पर्वत देख रहे हो, या आपके भूगोल में भी क्वेश्चन आता है कि जो आप हिमालय पर्वत देख रहे हो वो पहले एक बहुत बड़ा समुद्र था, थेथिस नामक समुद्र था, ठीक है। उस समय क्या था कि एक ऐसा समुद्र था, बहुत बड़ा समुद्र था, और वो समुद्र धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता गया और उसने हिमालय का रूप ले लिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप जो आप चेंजेस देख रहे हो पृथ्वी के वातावरण के अंदर, वो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसी पृथ्वी नहीं थी पहले, पृथ्वी का जो आकार है या उसकी जो संरचना है या उसकी जो बनावट है वो बिल्कुल अलग थी। तो आज जनरली आप देखते हो कि पृथ्वी का जो 70% जो भूभाग है, 70% जो भाग है उस पे आपको जल की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी, और लगभग 30% जो भाग है वो भाग स्थलीय भाग हम कह सकते हैं। स्थलीय भागों के अंदर आपको पर्वत, समतल मैदान, ठीक है, घाटी, इस प्रकार की जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो संरचना है ये धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी का जो वातावरण है या पृथ्वी की जो परतें हैं उनके अंदर क्या हुआ कि उनका टेम्परेचर गिरा, और टेम्परेचर गिरने के साथ साथ ऐसे भूभाग में परिवर्तित हो गई। अब देखो क्या है कि पृथ्वी इस प्रकार से बनी है या पहले पृथ्वी जैसी थी, या पृथ्वी के अंदर जो भी ये परिवर्तन हुए हैं वो अपने आप नहीं हुए। इन परिवर्तनों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती है पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र। ऊर्जा तंत्र का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसी शक्तियां कार्यरत थी, पृथ्वी के ऊपर या फिर पृथ्वी के नीचे, दोनों तरफ कुछ ऐसी शक्तियां कार्यरत थी जिनके द्वारा क्या हुआ कि पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं वो आपको भिन्न भिन्न तरीके से दिखाई देती है। अब देखो इसके अंदर एक चीज आपने पढ़ी होगी, विवर्तनिक प्लेटें। विवर्तनिक प्लेट जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट भी बोलते हैं, टेक्टोनिक या फिर मोल्डिंग प्लेट, ये यहाँ पे ये आपके लिए समझना जरूरी है कि साहब पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी की जो संरचना आज देख रहे हो आप, क्रस्ट वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, क्योंकि अब मैं जो बात करूंगा वो पृथ्वी की बाहरी जो संरचना है उसके बारे में बात करूंगा, और जो बाहरी जो संरचना है वो डायरेक्टली संबंध रखती है क्रस्ट से, ठीक है। तो क्रस्ट को बनने के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी विवर्तनिक जो प्लेटें हैं वो कार्यरत है इसके अंदर, वो बनी थी। और जो विवर्तनिक जो प्लेटें होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से वो सटी रहती है कि इस तरीके से उसकी संरचना, जैसे मान लो ये एक प्लेट हो गई, ठीक है, ये मान लो दो प्लेट हो गई, इनके ऊपर फिर ये तीसरी प्लेट हो गई, फिर इससे सटी हुई फोर्थ प्लेट हो गई। इस तरीके से क्या होती है, ये विवर्तनिक प्लेटें जो है वो एक दूसरे से सटी हुई है, और जो हमारा जो भूमंडल जो दिखाई देता है आपको बाहरी क्षेत्र वो इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो ये आपको 29 टेक्टोनिक जो प्लेटें आपको दिखाई देती है, ये जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं या फिर ये जो विवर्तनिक जो प्लेटें हैं, इन विवर्तनिक प्लेटों के अंदर जो भारी उथल पुथल होती थी या इनके अंदर जो खिसकने की प्रवृत्ति पाई जाती थी, उसी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग क्या है कि पृथ्वी की जो संरचना है वो हमारे सामने आज है। तो यहाँ पे हम जो ऊर्जा तंत्र पढ़ेंगे, इस ऊर्जा तंत्र के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि पृथ्वी की जो परतें होती है और इन परतों को हम बोलते हैं विवर्तनिक प्लेट। इन विवर्तनिक प्लेटों की ऐसी कौन सी शक्तियां थी जिनके कारण पृथ्वी के अंदर जो असमानताएं आपको देखने को मिलती है, जहां आपको कहीं समतल देखने को मिलता है, कहीं पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, कहीं पठार देखने को मिलता है, कहीं समतल मैदान देखने को मिलता है, कहीं घाटियां भी देखने को मिलती है, कहीं समुद्र देखने को मिलता है। तो ये वाली जो सब चीजें हैं वो सब चीजें पृथ्वी की जो विवर्तनिक जो प्लेटें हैं उससे संबंधित है, क्योंकि ये वही प्लेटें हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसे ऊर्जा तंत्र कार्यरत थे जिनके द्वारा इन प्लेटों की जो गति है वो क्या हुई, असंतुलित हुई, और उसकी वजह से आज इतने सारे भूभाग दिखाई देते हैं। तो ऊर्जा तंत्र के अंदर हम यही पढ़ेंगे, विवर्तनिक प्लेटों का जो उथल पुथल है या विवर्तनिक प्लेटों की जो गति है, उस गति के कारण पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार का जो परत है उनका निर्माण होना। तो देखो विवर्तनिक जो प्लेट है, इस विवर्तनिक प्लेट के ऊपर कार्यरत जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं विवर्तनिक शक्तियां, ठीक है। इसी के आधार पर हम उसका नाम लेंगे विवर्तनिक शक्तियां। तो आगे मैं आपको बता दूं, अब हम जो पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की जो ऊर्जा तंत्र है, ठीक है, पृथ्वी का जो ऊर्जा तंत्र है उसको हम बोलते हैं विवर्तनिक, उसको हम बोलते हैं विवर्तनिक शक्तियां।
अब आप समझ गए होंगे कि विवर्तनिक प्लेटों को खिसकाने में या विवर्तनिक प्लेटों की जो गति है उनको नियंत्रित करने में या उनको उस गति को प्रभावित करने के लिए जो शक्तियां कार्यरत है उसको हम बोलते हैं विवर्तनिक शक्तियां। तो हम इस चैप्टर के अंदर, इस भाग के अंदर हम पढ़ेंगे पृथ्वी की ऊर्जा तंत्र, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे विवर्तनिक शक्तियां। अब देखो विवर्तनिक शक्तियां क्या होती है। देखो विवर्तनिक शक्तियां क्या है, वो एक ऐसे प्रकार की जो शक्तियां होती है जो पृथ्वी का जो उसकी जो परत है, अब उस परत के ऊपर एक तो ऊपरी परत ले लो और एक निचली परत ले लो, जैसे क्रस्ट के नीचे ले लो, ठीक है, या फिर जो हमारा जो धरातल है उस धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे दोनों तरफ, क्योंकि नीचे प्लेटें जो है, जैसे मान लो कि विवर्तनिक प्लेटें, जैसे मान लो ये एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट हो गई, ये तीसरी हो गई, ठीक है, और ये चौथी, ये पांचवी, इस तरीके से ये जो प्लेटें हैं, तो इन प्लेटों के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, क्योंकि इन प्लेटों की जो गति है वो दोनों तरफ से प्रभावित होगी, ऊपर और नीचे की तरफ प्रभावित होगी। तो दोनों तरफ जो शक्तियां कार्यरत थी उन शक्तियों को हमने क्या बोला था, विवर्तनिक शक्तियां। और उन्हीं की वजह से हमारे को इसका जो ये परतें हैं या फिर जो भूभाग है वो हमारे को असमान रूप से दिखाई देता है। तो विवर्तनिक जो शक्तियां हैं वो दो प्रकार की होती है। इधर देखो विवर्तनिक शक्तियां हैं वो हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। विवर्तनिक प्लेटों के ऊपर कार्यरत शक्तियां जो हमारे भूभाग को प्रभावित करती है, हमारे भूभाग के अंदर असमानताएं पैदा करती है, उनको हम बोलते हैं विवर्तनिक शक्तियां, ठीक है। अब विवर्तनिक शक्तियां जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां, एक तो है आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां और दूसरी है बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, देखो इंग्लिश की जो टर्म है वो भी आपको पता है इसके अंदर कि जो विवर्तनिक शक्तियां उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक फोर्स या पावर, ओके, या फिर मोल्डिंग फोर्स या मोल्डिंग पावर, ओके। और अब आंतरिक जो विवर्तनिक शक्तियां इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस, ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस। तो इस चीज के बारे में हमारे को जानना है। सीधी सादी है, इसके अंदर जो डेफिनेशन हम देंगे आप आराम से इजीली डेफिनेशन दे सकते हो कि आंतरिक जो शक्तियां होती है, आंतरिक शक्तियां वे शक्तियां होती है जो पृथ्वी की जो परत है उस परत के नीचे की ओर कार्य करती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर गहराई में, पृथ्वी के अंदर गहराई में कार्य करने वाली शक्तियां। तो देखो पृथ्वी के अंदर गहराई के अंदर कार्य करने वाली जो शक्तियां हैं उसको हम बोलते हैं आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। अब जैसे इसका एक जनरल में आइडिया आपको देता हूं कि आप आंतरिक जो विवर्तनिक शक्तियां जो आप देखते हो वो किस रूप के अंदर आप देख सकते हो। देखो एक जनरल आइडिया दूं मैं आपको कि आंतरिक जो विवर्तनिक शक्तियां हैं वो आप किस रूप में पढ़ोगे। देखो जैसे आंतरिक रूप से हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक तो होता है ज्वालामुखी। आज हमारे यहाँ पे पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड पर जो ज्वालामुखी फूटते हैं वो ज्वालामुखी भी किसकी देन होती है, आंतरिक, क्योंकि आंतरिक रूप से ये ज्वालामुखी उठता है और उसी ज्वालामुखी उठने के कारण क्या होता है कि आसपास का जो वातावरण है वहाँ का जो बनावट है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, कुछ ऐसे टापू जैसी आकृति बन जाती है। तो अभी तो वर्तमान में क्या है, पृथ्वी ठंडी होती जा रही है इसलिए इनकी संख्या हमारे को कम मिलती है, लेकिन पहले जब पृथ्वी गर्म थी तो लगातार ये जो ज्वालामुखी है वो उड़ते रहते। तो ये भी एक ज्वालामुखी भी क्या है, एक शक्ति है जो अपने भूमंडल को या फिर हमारे भूभाग को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके अलावा देखो आप पढ़ोगे इसके अंदर भूकंप, ठीक है, इसको वोल्केनो कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, भूकंप, अच्छा टॉपिक है। देखो भूकंप, ठीक है, ये भी एक प्रकार से क्या है कि आंतरिक शक्ति है जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की जो संरचना होती है, पृथ्वी की जो बनावट होती है उसके अंदर असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। उसके अलावा आप पढ़ोगे सुनामी, ये आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां हैं जो आपको पढ़नी है और इन्हीं से क्वेश्चन आता है आपके। एक पढ़ोगे आप सुनामी और एक आप पढ़ोगे क्या, सृजनात्मक व विनाशात्मक बल, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव
फोर्स। देखो ये चीजें हमारे को इसके अंदर पढ़नी है। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां हैं, आपको आइडिया लग चुका होगा कि इन चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे कि पृथ्वी के अंदर गहराई के अंदर कार्यरत जो शक्तियां होती है, अर्थात पृथ्वी के अंदर गहराई में जो टेक्टोनिक या विवर्तनिक जो प्लेटें होती है, उन प्लेटों के अंदर उथल पुथल के दौरान ये वाली जो चीजें है, ये परिस्थितियां उत्पन्न होना जो है वो क्या कहलाता है, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। तो ये वो शक्तियां हैं जिनके कारण जो पृथ्वी का जो भूभाग है वो असमानताओं में बदला है। दूसरा देखो इसके अंदर बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, इसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो मैं कुछ बेसिक आइडिया दे दूं, जैसे अपक्षयण की शक्ति, अपक्षयण की शक्ति, ओके। दूसरा देखो ये वापस में एक एक पढ़ूंगा तो आपको वापस बताऊंगा, अपर्दन की शक्ति, जो मिट्टी का कटाव होता है उसको हम बोलते हैं अपर्दन की शक्ति। उसके अलावा देखो बहती हवा, ठीक है, जो विंड फ्लो होती है, जो हवाएं जो बहती है, तेज गति की जो हवाएं हैं, उनके कारण भी पृथ्वी की जो परतें हैं उनके अंदर क्या है, परिवर्तन हो रहा है। उसके अलावा पढ़ेंगे हम असमान गति की वायु, असमान वायु यानी कि इरेगुलर जो वायु होती है, जो एयर होती है वो फ्लो होती है, तो उसके कारण भी क्या होता है कि उसके अंदर परिवर्तन होता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे जैसे हिमनद, ग्लेशियर हम कहते हैं हिमनद वगैरह, ठीक है। उसके अलावा और भी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये वाली जो चीजें हैं ये आप बाह्य शक्तियों के अंदर आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे जल की पावर, हाइड्रो पावर जिसको बोलते हैं हाइड्रो पावर, ठीक है, बहता जो जल है उसकी शक्ति। इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक चीज और है इसके अंदर, समुद्री धाराएं। तो आइडिया आपको लग चुका होगा कि ये शक्तियां इसलिए बनी क्योंकि ये पृथ्वी का जो वातावरण आपको दिखाई दे रहा है उस वातावरण के अंदर असमानताएं पैदा करने के लिए ये जिम्मेदार है, और इन्हीं से क्वेश्चन आता है, और यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें से ही आपके बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और इसको हम डीपली आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो आगे अपना जो लेक्चर है थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा और बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। जो बुक है उसका भी कुछ पार्ट जो है वो कुछ शक्तियां जो है छोटी रूम में दे रखी है, उसको भी मैं डीपली आपके बताऊंगा, और 100% इनसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं है। मैं बता दूंगा आपको कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस चीज़ को आपको ज़्यादा याद करना है, तो इसको हम अगले जो लेक्चर है उसके अंदर लेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं और आज उसकी लास्ट डेट है 30 को, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो तैयारी है वो आपकी चालू हो जानी चाहिए। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।